इंटरेक्टिव विद्या, शिक्षा सर्वोपरि। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके लिए बिजनेस स्टडीज क्लास 11th का चैप्टर फर्स्ट बिजनेस, ट्रेड एंड कॉमर्स, जिसके 2 सेक्शन हैं, मैं उसका सेक्शन फर्स्ट आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। चलिए सबसे पहले देखते हैं आज हम इस वीडियो में किस किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। हिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम, राइजेस ऑफ इंटरमीडिएट्स, ट्रांसपोर्ट एंड ट्रेडिंग कम्युनिटी स्ट्रेंथन। तो फ्रेंड्स, किसी भी चीज की हिस्ट्री में जानने से पहले सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि टर्म ट्रेड एंड कॉमर्स होता क्या है। और ट्रेड एंड कॉमर्स को जानने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि बिजनेस क्या है। तो द टर्म बिजनेस इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड बिजी। Business refers to an occupation in which people regularly engage in activity related to purchase, production and or sale of goods and services with a view to earning profit. एक ऐसी एक्टिविटी लोग जिसमें एंगेज रहते हैं प्रॉफिट अर्न करने के लिए, और वो एक्टिविटी है प्रोडक्शन करना, सेल्स करना या परचेज करना। आगे हम बढ़े कॉमर्स की तरफ। तो commerce is the sum total of all those activities which have to undertaken in carrying things from place of production to the place of consumption. Commerce का मतलब है जो भी सर्विसेज प्रोडक्शन से लेकर कंजप्शन तक दी जाती है वो सब की सब कॉमर्स का ही पार्ट है। फॉर एग्जाम्पल, कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कोई भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करती है, उसके बाद वो होलसेलर तक पहुंचाने के लिए या रिटेलर तक पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्ट यूज करती है, अपना रिस्क कम करने के लिए इंश्योरेंस लेती है एंड अपनी सेल्स बढ़ाने के लिए एडवर्टाइजमेंट करती है। तो जो सर्विस इंश्योरेंस या ट्रांसपोर्टेशन या एडवर्टाइजमेंट, ये सारी सर्विसेज कॉमर्स का पार्ट है। अब हम आगे बात करें ट्रेड की। ट्रेड buying and selling of goods and service with the purpose of getting profit। कुछ भी चीज खरीदें या बेचें, मेन पर्पस क्या है? प्रॉफिट अर्न करना। अगर हम इन शॉर्ट ये कहें कि ट्रेड एंड कॉमर्स दोनों के दोनों बिजनेस का सब पार्ट है, तो ये गलत नहीं होगा। अब हम चले हिस्ट्री पे कि हिस्ट्री में ट्रेड एंड कॉमर्स कैसे होता था। जब कॉइन्स नहीं थे तब लोग अपना नीड फुलफिल कैसे करते थे, सामान कैसे खरीदते थे। तो आप जैसे ये पिक्चर देख पा रहे होंगे, पहले के टाइम पे लोग अपने पास से जो सामान एक्स्ट्रा होता था वो दे देते थे, और जिस चीज की रिक्वायरमेंट होती थी, नीड होती थी, वो एक्सचेंज में ले लेते थे। जैसे आप तीनों पिक्चर्स में देख रहे होंगे, एक को एप्पल की रिक्वायरमेंट है, अनदर वन को शिप की, व्हीट की या फिर कॉक की रिक्वायरमेंट है। तो फ्रेंड्स, ये सिस्टम को कहा गया बार्टर सिस्टम। कितना इजी लग रहा है ना फ्रेंड्स, कि बस एक्सचेंज ही तो करना था, सामान लेके गए, जो अपने पास एक्स्ट्रा था कर दिया एक्सचेंज। बट ये इतना इजी भी नहीं था। जैसे कि आप यहाँ पे 2 लड़के को देख रहे होंगे, फर्स्ट की नीड है ब्रेड एंड सेकंड की नीड है व्हीट। फर्स्ट की नीड फुलफिल हो रही है क्योंकि उसको ब्रेड की रिक्वायरमेंट है, सेकंड पर्सन के पास वो है, बट सेकंड की नीड फुलफिल नहीं हो रही क्योंकि उसको व्हीट चाहिए और फर्स्ट पर्सन के पास मीट है। अब हम आगे देखें तो इन लोगों के नीड को फुलफिल करने के लिए कॉइन्स आए, गोल्ड के, मेटल्स के एंड सिल्वर के, अलग अलग तरीके के कॉइन्स आए और ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज बना। अब लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी क्योंकि उनको सामान खरीदने के लिए कॉइन्स की रिक्वायरमेंट होती थी और वो कॉइन्स लेके जाते थे और सामान खरीद लेते थे। और जैसे आज के टाइम पे 1 and 10 के कॉइन में डिफरेंस है, वैसे ही पहले के टाइम में भी कॉइन्स में डिफरेंस होते थे, चाहे वो प्लेस की वजह से हो चाहे वेट की वजह से। ये तो बात हुई कॉइन की वजह से ट्रेडिंग कैसे इंक्रीज हुआ। अब हम ट्रेडिंग होती कैसे थे, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट कैसे था, वो देखते हैं। जैसे आप मैप में देख रहे होंगे, 2 लाइन रिप्रेजेंट हो रही है, रेड वन एंड सेकेंड इज ब्लू। रेड लाइन की बात करें, a network of road merging into the Silk Route helped in establishing commercial and political contact with adjoining foreign kingdom and empire of Asia। जैसे कि आप रेड लाइन देख रहे हैं, ये सिल्क रूट कहलाया और ये कमर्शियल एंड पॉलिटिकल कॉन्टैक्ट बनाता था, ज्वाइन करता था फॉरेन किंगडम को एंड एशिया के एम्पायर्स को। वही हम ब्लू लाइन की बात करें तो ब्लू लाइन मैरीटाइम रूट्स लिंक द ईस्ट एंड द वेस्ट
by sea and were used for the trade of spices and known as spice route. जो हमारा मैरीटाइम रूट था वो ईस्ट को वेस्ट से जोड़ता था और स्पाइस रूट कहलाया जाता था क्योंकि यहाँ स्पाइस की ट्रेडिंग सबसे ज्यादा होती थी। अब हम आगे बात करें कि ये पता कैसे चला, तो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस हैव बीन शोन दैट ट्रेड एंड कॉमर्स वाज mainstay of the economy of ancient India, carry out by water and land. आर्कियोलॉजिकल एविडेंस से पता चला वाटर एंड लैंड सबसे ज्यादा एंड सिर्फ मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट थे एंशिएंट इंडिया में। उस टाइम की जो कमर्शियल सिटीज थी हड़प्पा एंड मोहनजोदाड़ो वर फाउंड इन द 3rd millennium BC and the civilization has established commercial connection with Mesopotamia and trade in gold, silver, copper, colored gems, etc. मेसोपोटामिया के साथ रिलेशन बनाए और गोल्ड, कॉपर, कलर जेम्स में ट्रेडिंग की। अब हम अगर आगे बात करें तो आगे बढ़ते हैं हम इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम की तरफ। तो इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम का मतलब था, इंडिजीनियस का मतलब होता है स्वदेशी। जैसे कि आप सब ने सुना होगा मुंशी जी और जमींदार होते थे गांव में जो छोटे लोगों को, किसानों को, गरीबों को लोन देते थे हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे और उसके बदले को सिक्योरिटी जमा करवाते थे, क्योंकि अगर किसान टाइम पे पैसे नहीं दे पाते थे जो सिक्योरिटी जमा होती थी वो उन लोगों की हो जाती थी। वैसे ही इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम आया, इसने भी लोन प्रोवाइड किया और बहुत बड़ा रोल प्ले किया। Indigenous banking system play a prominent role in lending money and financing domestic and foreign trade with currency and letter of credit. Indigenous banking system ने फाइनेंस प्रोवाइड किया डोमेस्टिक एंड फॉरेन ट्रेड के लिए, मनी के रूप में एंड लेटर ऑफ क्रेडिट के रूप में भी। अब ये लेटर ऑफ क्रेडिट क्या है, जिनके पास कॉइन्स नहीं थे, पैसे नहीं थे, उनके लिए डॉक्यूमेंट आई। Documents such as hundi and chitti were in use for carrying out transaction in which money passes from hand to hand. और हुंडी एक ऐसा डॉक्यूमेंट बना जिसमें ये चीज मेंशन होती थी कि कुछ समय बाद, एक टाइम ड्यूरेशन बाद वो पेमेंट श्योरिटी के साथ कर देंगे। हुंडी एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सचेंज विच वॉज प्रोमिनेंट इन द सब कॉन्टिनेंट। और हुंडी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट बना जो कि सब कॉन्टिनेंट में बहुत वैल्यूएबल, बहुत इंपॉर्टेंट था। ये थी हुंडी। और हुंडी की क्लासिफिकेशंस भी थी। अगर हम देखें तो इंडियन मर्चेंट कम्युनिटीज में ब्रॉड क्लासिफिकेशन जो थी वो दार्शनी एंड मुद्दती 2 तरीके की थी। और हुंडी के नाम देखें तो दार्शनी में 4 हुंडी आती थी। धानी जो पेबल टू एनी पर्सन, नो लायबिलिटी ओवर हु रिसीव पेमेंट। कौन पेमेंट रिसीव कर रहा है, कोई लायबिल नहीं है, किसी को भी ये दी जा सकती थी। एंड हुंडी एट पार, एट प्रीमियम एंड डिस्काउंट, कैसे भी सोल्ड आउट भी की जा सकती थी। अब हम आगे शाहजोग की बात करें तो शाह का मतलब होता था रिस्पेक्टेबल पर्सन, पेबल टू द स्पेसिफिक पर्सन, समवन रिस्पेक्टेबल। लायबिलिटी ओवर हु रिसीव पेमेंट, लायबिलिटी किसकी होती थी, जो पेमेंट रिसीव कर रहा है। वहीं हम आगे फरमान जोग की बात करें तो फरमान का मतलब होता है ऑर्डर, फरमान जारी करना। हुंडी मेड पेबल टू ऑर्डर, जिसको पे की जाती, जिसको ऑर्डर दिया जाता था उसको पे की जाती थी। धाकन हर की बात करें तो धाकन हर पेबल टू प्रेजेंटर और बियरर, जिसको प्रेजेंट किया जाता था उसी को पे की जाती थी। धानी जोग और फरमान जोग मुद्दती में भी थे, बट इसमें जो डिफरेंस था वो बस इतना था कि कुछ फिक्स्ड टर्म थी। Payable to any person, no liability over who receive payment, but payment over a fixed term. कुछ टर्म्स थी उनकी, उस केस पे धानी जोग एंड फरमान जोग मुद्दती में आते थे। अब नेक्स्ट बात करें जोखमी की, तो जोखमी वर्ड आया जोखिम से, यानी रिस्क। Drawn against dispatch good, if good lost in transit, the drawer or holder bear the cost and the drawee carry no liability. For example, अगर मैंने कोई सामान शिप से मंगवाया है और बायर सामान मंगवा रहा है, सेलर ने सामान भेज दिया है और शिप रास्ते में लॉस हो जाए या सामान टूट जाए, तो जो बायर है उसका कोई फॉल्ट नहीं है, कोई रिस्क बियर नहीं करेगा।
जो भी रिस्क बियर किया जाएगा वो सेलर के थ्रू किया जाएगा। अब मैंने बात की थी कि हम हुंडी को एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट में हम बेच सकते हैं। तो चलिए समझते हैं कैसे। ये मुंशी जी हैं, लोन देते थे। उनके पास एक दिन दामू आया। दामू को पैसों की जरूरत थी। दामू ने मुंशी जी से 2500 रुपये उधार मांगे। दामू को मुंशी जी ने 2500 रुपये उधार तो दिए, साथ में एक हुंडी दी जिसपे टाइम, डेट बिल्कुल बता दिया कि इतने टाइम बाद आपको ये पैसे वापस करने हैं। दामू ने ले लिए और वहां से चल दिया। तभी दामू को याद आया कि उसने अपने दोस्त गोपी को 2000 रुपये उधार दिए थे। वो गोपी के पास पहुंचा। गोपी घबरा गया। गोपी ने बहुत मिन्नतें की कि दोस्त अभी तो मेरे पास पैसे नहीं हैं, मुझे कुछ समय चाहिए। तभी दामू ने सोचा और फिर कहा ये ऐसे तो पैसे देगा नहीं। उसने वो हुंडी गोपी को देते हुए कहा कि ये ले दोस्त, तू ये हुंडी रख, 3 महीने बाद मुझे मुंशी जी को 2500 देने हैं, वो 2500 तुम दे देना। गोपी तैयार हो गया। गोपी को 3 महीने का समय मिला और उसके लिए उसे एक्स्ट्रा 500 पे करने पड़े और इस तरीके से दामू ने अपनी हुंडी एट प्रीमियम पे सेल कर दी। तो ये था एट पार, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट। अब हम आगे बढ़े तो बात आती है राइजेस ऑफ इंटरमीडिएट्स की। और इंटरमीडिएट्स का मतलब होता है बिचौलिया। आज के भी टाइम पे मिडिल मैन्स होते हैं, ऐसे एंशिएंट टाइम में भी होते थे जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते थे ट्रेडिंग के माध्यम से। इंटरमीडिएट्स प्रोवाइड कंसिडरेबल फाइनेंशियल सिक्योरिटी टू द मैन्युफैक्चरर। मैन्युफैक्चरर को वो फाइनेंशियल सिक्योरिटी देते थे। क्यों? क्योंकि शिप से फॉरेन ट्रेड करना बहुत ज़्यादा रिस्की था, बहुत ज़्यादा लॉन्ग ड्यूरेशन का था, बहुत टाइम टेकन प्रोसेस था। तो इसलिए इंटरमीडिएट्स फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड करते थे मैन्युफैक्चरर्स को। अब हम आगे बात करें तो फॉरेन ट्रेड जो भी होते थे, वो सारे लोन के थ्रू होते थे। और इंटरमीडिएट्स ने इतना ज़्यादा सपोर्ट किया था कि द इंडियन सबकॉन्टिनेंट एंजॉय द फ्रूट ऑफ फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड वेयर एक्सपोर्ट एक्सीड इंपोर्ट विद लार्ज मार्जिन। यानी कि इंपोर्ट जो थी वो कम हो गई थी और एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो इसलिए फेवरेबल हो गया था बैलेंस ऑफ ट्रेड। उसके बाद कमर्शियल और इंडस्ट्रियल बैंक्स जितने भी थे, सब ने ट्रेड एंड कॉमर्स में फाइनेंस करना शुरू कर दिया। एग्रीकल्चरल बैंक ने एग्रीकल्चर के लिए शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड करने लग गए। अब हम आगे चलें तो ट्रांसपोर्ट की बात आती है। ट्रांसपोर्ट, मैरीटाइम ट्रेड जो था वो सबसे इंपॉर्टेंट एंड ग्लोबल नेटवर्क ट्रेड माना जाता था। मालवार कोस्ट जिसपे मुजरिश सिचुएटेड था, ये कहा जाता है हैज अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ इंटरनेशनल मैरीटाइम ट्रेड गोइंग बैक टू द एरा ऑफ रोमन एम्पायर। रोमन एम्पायर की तरफ वापस जाता जा रहा है। अब हम रोमन एम्पायर की बात कर रहे हैं तो ब्लैक पेपर रोमन एम्पायर के टाइम पे ब्लैक गोल्ड के नाम से जाना जाता था। वहीं इस रास्ते में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स हुए। अनदर रूट सर्च करने लगे, द सर्च फॉर एन अल्टरनेट रूट टू इंडिया फॉर स्पाइस दैट लेड टू द डिस्कवरी ऑफ अमेरिका बाय कोलंबस इन द क्लोजिंग ईयर ऑफ 15th century and also brought Vasco da Gama to the shore of Malabar in 1498। जब ये लोग अल्टरनेट रूट ढूंढ रहे थे तो कोलंबस ने अमेरिका की खोज की क्लोजिंग 15th century में एंड वास्को डी गामा 1498 में मालवार पहुंचा। वही हम कैलिकट की बात करें तो कैलिकट एक ऐसा एम्पोरियम था जो कि चाइनीज शिप से विजिट करता था और अलग अलग जगहों से अलग अलग सामान लाता था, जैसे फ्रेंकनीज से एसेंशियल ऑयल, परफ्यूम मेडिसिन मिडिल ईस्ट से एंड पेपर डायमंड पर्ल एंड कॉटन इंडिया से। वही हम कोरोमंडल कोस्ट की बात करें तो पुलिकेट वहाँ का मेजर पोर्ट माना जाता था 17th century में एंड टेक्सटाइल वहाँ का मेजर एक्सपोर्ट जो कि पुलिकेट से साउथ ईस्ट एशिया में किया जाता था। अब हम आगे बढ़ते हैं ट्रेडिंग कम्युनिटीज स्ट्रेंथन। तो अलग अलग जगहों की अलग अलग कम्युनिटीज थी, जैसे नॉर्थ में पंजाबी एंड मुल्तानीज, गुजरात एंड राजस्थान में भट्ट्स। वही अहमदाबाद में महाजन कम्युनिटी थी जिसके चीफ थे नागर सेठ। वेस्टर्न में भी महाजन थे एंड साउथर्न में जाट्स थे।
इसके अलावा और भी ग्रुप्स थे जो कि प्रोफेशनल क्लास में आते थे, हकीम एंड वैद, वकील, पेंटर, म्यूजिशियन एंड एक्सेट्रा। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। आप ये लाइक करें वीडियो एंड कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।